सबसे पहला स्टेप ये रहा होगा कि डिजिटल रूप से हिप्नोटिज्म का शिकार हो चुकी थी ये तीनों के तीनों बच्चियां। डिजिटल रूप से ये काल्पनिक दुनिया में खो चुकी थी और उसी को असली दुनिया समझ बैठी थी। जैसे ही मोबाइल छीना गया, अमिगडाला ने खतरे की घंटे बजा दी और उन्हें तीव्र अपमान, गुस्सा, हताशा ये चीज महसूस होने लगी। और इस गुस्सा पर, हताशा पर नियंत्रण करने का जो ब्रेन का हिस्सा है वो विकसित नहीं था, तो इसलिए आत्महत्या कर ली। अब ये डेवलपिंग एज में होता है, यानी कि ये 12 साल के, 14 साल की और ये 16 साल के बच्चे थी, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रूप में डेवलपिंग एज में थी। इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि उनका ब्रेक अभी पूरी तरह से विकसित हुआ नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। गाजियाबाद में जो 3 लड़कियों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या की, तीनों सगी बहनें थी, उसका विश्लेषण हम साइकोलॉजिकल तौर पे यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से और साइंस के तरीके से, दोनों तरीके से करेंगे कि मनोविज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है और फिर दिमाग किस तरह से रिएक्शन देता है, उस रिएक्शन पर आज बात करेंगे हम। मनोविज्ञान की दुनिया में हम इन 2 बातों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे कि एक तो डिजिटल हिप्नोटिज्म, ये डिजिटल हिप्नोटिज्म ये बहुत महत्व करता है डिजिटल दुनिया में भी आजकल, क्योंकि प्रत्येक चीज डिजिटल हो चुकी है, गेम डिजिटल हो चुके हैं, तमाम तरह की चीजें जैसे सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो पूरी तरह से डिजिटल हिप्नोटिज्म का शिकार हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे। एक शेयर्ड साइकोसिस ये चीज होती है, ये साझा जो मनोविकृति होती है, एक मन का एक भाव होता है जो विकृत हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, ये साइकोसिस साझा होता है, शेयर्ड होता है। इस पर बात करेंगे, ये साइकोलॉजी के वर्ड है। और तीसरा हम जो है न्यूरो साइंस पर बात करेंगे। न्यूरो साइंस में हमारा ब्रेन, टीन एज का ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह से डिसीजन लेता है, उस पर बात करेंगे, ताकि विश्लेषण करने के बाद आपको समझ आए कि कहां कहां कमियां रही होगी और दिमाग ने किस तरह से रिएक्ट किया होगा। एक सामान्य सी चीज को भी हमने आत्महत्या तक पहुंचा दिया, ये हम जानेंगे। डिजिटल हिप्नोटिज्म की बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है ब्रेन हैकिंग। हमारे ब्रेन, जब हमें लगता है कि हम स्वयं सोच रहे हैं, स्वयं काम कर रहे हैं, नहीं, हमसे वो ही सोचवाया जा रहा है जो डिजिटल दुनिया चाहती है, हमसे वही एक्शन करवाया जा रहा है जो वो लोग चाहते हैं, हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उस पर जाकर हमारा ब्रेन पूरी तरह से हैक हो चुका है। यदि लंबे समय के लिए हम इस गेम पर रहते हैं या डिजिटल दुनिया में रहते हैं या सोशल मीडिया पर रहते हैं तो हमारा अपने ब्रेन से ही नियंत्रण खत्म हो जाता है, हमारा ब्रेन हैक हो जाता है। और कोई दूसरा, यानी कि डिजिटल का जो एल्गोरिदम होता है, ये ब्रेन हैकिंग है, ये एक एल्गोरिदम होता है, इससे डोपामाइन रिलीज होता है। और ये डोपामाइन खुशी का एक रसायन होता है, एक हार्मोन होता है, ये रिलीज होता है और रिलीज होने से हमें बड़ी आत्मसम्मान या आत्मसंतुष्टि मिलती है। और वो आत्मसंतुष्टि हमें उसमें रहने के लिए मजबूर करती है। ये पूरा का पूरा खेल इस डोपामाइन का है। साइकोलॉजी की दुनिया में बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, डोपामाइन वर्ड ना है, यह संभव नहीं है। तो डोपामाइन एक हमारा ब्रेन एक रसायन को रिलीज करता है और वो रसायन हमें खुशी प्रदान करता है। अलग अलग रसायन होते हैं, हमें गुस्सा भी प्रदान करते हैं, कुछ रसायन हमें क्रोध भी प्रदान करते हैं, भावनाओं को नहीं रोकते। डोपामाइन हमें खुशी देता है और जहां हमें खुशी मिलती है वहां चले जाते हैं। तो ये पूरा एल्गोरिदम डोपामाइन रिलीज कराने का होता है ताकि बच्चा या बड़ा खुश रहे और खुश रहकर इसको छोड़े ना, इसी के साथ चलता रहे ताकि उसका ब्रेन हैकिंग बना रहे। तो इस तरह से काम करता है। इस तरह से हम डिजिटल हिप्नोटिज्म के शिकार हो चुके होते हैं। इस केस में निश्चित रूप से ये तीनों के तीनों लड़कियां डिजिटल हिप्नोटिज्म की शिकार निश्चित रूप से हो चुकी थी, ऐसा मेरा मानना है। मनोविज्ञान में एक फ्रेंच का वर्ड बार बार आता है, फोलिएटर। इसका मतलब होता है कि डिजिटल दुनिया में एक भ्रम पैदा होता है और उस भ्रम को साझा किया जाता है दूसरे के साथ, और वो दूसरा व्यक्ति भी उस भ्रम का शिकार हो जाता है। ये साइकोलॉजी होती है। जैसे इसमें हम मान के चलते हैं कि एक प्राइमरी सदस्य रहा होगा जो फोलियोटर्स का शिकार हुआ होगा, ये व्यक्ति, ये 16 साल की सबसे बड़े व्यक्ति, हम ऐसा मान के चलते हैं। ये भी हो सकती है 12 साल की या 14 साल की लड़की भी प्राइमरी सदस्य हो सकती है और इन्होंने उसको प्रभावित किया। पर हमारा ये मानना होता है अक्सर कि बड़े बच्चे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं।
ये प्रभावित हुआ है और इसने इनको अपनी बातों से अवगत कराया या ऐसा महसूस करा दिया कि जो मैं सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक है। ये इसकी बात से कन्विंस थे पूरी तरह से। तो दोनों को अपनी बात से कन्विंस इसने किया, इस बड़ी लड़की ने, 16 साल की लड़की ने। दूसरी 14 साल की इसकी बहन थी और तीसरी 12 साल की इसकी सगी बहन थी। ये तीनों इसका शिकार हो गए। ये एक दूसरे के विचारों से या एक दूसरे के मनोविकृति का ट्रांसमिशन दूसरे में हो जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस या साझा मनोविकृति। ये साझा हो जाती है जब वे बाहर की दुनिया से छूट जाती है तब। अब हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं कि हमने इसका नाम दिया है प्रतिध्वनि का कक्ष। ये बहुत रोल प्ले करता है हमारे वास्तविक जीवन में, प्रतिध्वनि का कक्ष। इसमें यदि हम आइसोलेशन में चले जाते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से हम जो है नाता तोड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम शेयर्ड साइकोसिस का शिकार हो चुके हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। और साइकोलॉजी की दुनिया में ऐसा ही होता है। तो आइसोलेशन, जैसे कोविड की बात करें तो कोविड में हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था कि आप आइसोलेशन में चले जाओ, आप बंद कमरे में रहो ताकि बीमारी आपको छू ना पाए। लेकिन यहाँ एक मानसिक बीमारी है जो आपको छू जाती है। हम शारीरिक बीमारी से तो कोविड के समय उस समय बच गए थे, लेकिन मानसिक बीमारी से विकृति पैदा हो गई। तो आइसोलेशन, जब हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाते, स्कूल ना जाते हैं, घर में बंद रहते हैं, कोई रियलिटी चेक करने वाला व्यक्ति नहीं होता, जैसे कोई टीचर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, साथ के जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नहीं है, तो रियलिटी चेक होगा कैसे? मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, उसको चेक करने वाला कौन है? कौन बताने वाला है कि सही है गलत है? मैं स्वयं निर्णय लेता हूँ, स्वयं इंप्लीमेंट करता हूँ, उसमें जो है ये आइसोलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे हम एक मनोविकृति की तरफ चले जाते हैं, साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं। अब तीनों बहनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना ली जहां पिता द्वारा मोबाइल छीनना अनुशासन नहीं बल्कि मरने जैसा आभास हुआ। एक सामान्य अनुशासन है, प्रत्येक घर में होता है। बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाता है, अक्सर छीन लिया जाता है, वापस दे भी दिया जाता है। यदि ये बच्चियां ये सोचते कि आज मोबाइल छीना है, कल वापस आ जाएगा, एक सामान्य अनुशासन की बात है, तो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा पाती। पर इन्होंने मरने जैसे चीज समझी। ये साइकोसिस के शिकार हो चुकी थी। ये एक मनोविकृति थी। साइकोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा धारणा है या एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब हम साइकोलॉजी की दुनिया से निकलकर मनोविज्ञान की दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि न्यूरोसाइंस की। हमारा ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, कितना निर्णय लेने के काबिल हुआ है, इस पर बात करते हैं। एक वर्ड आता है इंजन फरारी का, ब्रेक साइकिल के। तो क्या गाड़ी चल सकती है कि नहीं चल सकती, इस पर बात करने के लिए अगले स्लाइड में बात करेंगे। ब्रेन का जो इंजन होता है, जैसे हमने कहा कि इंजन फरारी का, बहुत बड़ा इंजन होता है फरारी का, तो ये अमिगडाला होता है जो ब्रेन में इंजन की तरह काम करता है। बहुत तीव्र गति से आवेग आते हैं, बहुत तीव्र गति से गुस्सा आता है, बहुत तीव्र गति से प्यार आता है, और उस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो वो आवेग कई बार इतना आक्रामक हो जाता है, गुस्सा इतना आक्रामक हो जाता है, कई बार प्यार भी बहुत आक्रामक हो जाता है। ये न्यूरोसाइंस की बात है कि ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, साइकोलॉजी की दुनिया नहीं है, न्यूरोसाइंस की बात है। इसमें इंजन, यह हिस्सा भावनाओं, डर और आक्रामकता को नियंत्रण नहीं करता है। ये नहीं वर्ड छूट गया, नहीं करता है, बल्कि उसको उग्र बनाता है, यानी कि तेज स्पीड से दौड़ाता है। ये इंजन है फरारी का। किशोर अवस्था में यह पूरी तरह से हाइपर एक्टिव होता है। बड़ी अवस्था में शायद कम होता हो, और कम क्यों होता है हम आगे जानेंगे। लेकिन किशोर अवस्था में, टीन एज में, 12 साल, 14 साल, 16 साल की आयु में तो यह हाइपर एक्टिव होता है। ये अमिगडाला, अमिगडाला जो दिमाग का एक हिस्सा होता है, जो ब्रेन का एक हिस्सा होता है, वो है। इसमें हुआ कैसे? इस केस में जैसे ही मोबाइल छीना गया, अमिगडाला ने खतरे की घंटे बजा दी और उन्हें तीव्र अपमान, गुस्सा, हताशा, ये चीज महसूस होने लगी। और इस गुस्सा पर, हताशा पर नियंत्रण करने का जो ब्रेन का हिस्सा है वो विकसित नहीं था, तो इसलिए आत्महत्या कर ली। अब ब्रेक लगाने का कार्य क्या करता है वो देखिए अगले स्लाइड में। अब जो ब्रेक लगाने का काम करता है वो ये होता है कि मस्तिष्क में ये जो हिस्सा होता है, हमारे माथा होता है, उसके बिल्कुल बैक साइड में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कितनी एज में पूरा हो जाता है?
ये 25 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते पूर्ण माना जाता है। उससे पहले भी 20 वर्ष की आयु में भी डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं। 25 साल की आयु एक मानी गई है साइंस ने। उससे पहले ये डेवलपिंग एज में होता है, यानी कि ये 12 साल के, 14 साल की और ये 16 साल के बच्चे थे, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रूप में डेवलपिंग एज में थी। इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि उनका ब्रेक अभी पूरी तरह से विकसित हुआ नहीं था। विकसित कैसे नहीं हुआ? ब्रेक जो है इनका साइकिल का था और अमिगडाला पूरी तरह से विकसित था, तो ब्रेक नहीं लगा पाए, इसलिए आत्महत्या की तरफ चले गए। ये कार्य करता है, ये हमारे माथे के बिल्कुल आगे के हिस्से में होता है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। और ये मानव के जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है ये वाला हिस्सा। यदि ये वाला हिस्सा विकसित नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अमिगडाला इतना पावरफुल हो जाता है, तो फिर हम कुछ भी निर्णय ले जाते हैं और वो निर्णय हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। हिस्सा 25 साल की उम्र तक होते होते विकसित होता है। 12 साल, 14 साल, 16 साल की उम्र में उनका लॉजिकल ब्रेन सिस्टम बहुत कमजोर था। इसको एक वर्ड और कह सकते हैं, लॉजिकल ब्रेन सिस्टम। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लॉजिकल, कि लॉजिक समझाना, लॉजिक समझ में आना, नहीं समझ में आता उस समय में, क्योंकि ये लॉजिकल ब्रेन सिस्टम बहुत कमजोर था। ये सोच नहीं पाई कि मरने के बाद हम वापस नहीं आएंगे। गेम की दुनिया में मरने के बाद अगले स्टेप पे, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के बाद वही कैरेक्टर वापस आ जाते हैं। तो बच्चा यही समझता है कि यही असली दुनिया है, क्योंकि वो डिजिटल हिप्नोटिज्म का शिकार है और वो ये समझने लगता है कि असली दुनिया में भी ऐसा ही होता है। और उन्होंने निश्चित रूप से मरने के बाद ये सोचा कि मरने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यानी कि कोरिया पहुंच जाएंगे, जबकि असलियत में ऐसा संभव नहीं था। और उनको रियलिटी चेक कराने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो आइसोलेशन में चले गए थे ना, एक कमरे में बंद रहने लगे थे, स्कूल नहीं जाते थे, बच्चों से नहीं मिलते थे, पेरेंट्स से नहीं मिलते थे, टीचर से नहीं मिलते थे, अपने सहयोगियों से नहीं मिलते थे, तो आइसोलेशन में चले गए। रियलिटी चेक करने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए उनको सच्चाई से अवगत कोई करा भी नहीं पाया। और उसने शम की धारणा कर ली, क्योंकि उनका ब्रेन हिप्नोटिज्म का शिकार पहले से ही था। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होगा। पिता ने मोबाइल छीना होगा, मोबाइल छीनने के बाद ये सीधा का सीधा अमिगडाला में गया होगा, क्योंकि ये लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो था, ये जो दिमाग का हिस्सा जो ब्रेक का काम करता है, वो इसमें गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? कि ये कट था, यहां से कट लगा हुआ है, क्योंकि ये विकसित नहीं हुआ है। ये यदि जुड़ा हुआ होता, ऐसे होता, तो ये इसमें भी जाता। और फिर रिएक्शन कैसे होता? अमिगडाला पूरी तरह से ये रिएक्ट करता है, ये विस्फोट करता है ये। और अगर ये इसमें भी जाता तो ये भी रिएक्शन देता। और एक्शन में क्या आता? एक्शन में जब ये भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है और ये भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, तो एक्शन में जंप नहीं आता, एक्शन में सामान्य गुस्सा रहकर रह जाता। यही रिएक्शन होता। अब रिएक्शन क्या हुआ कि छत से छलांग लगा दी और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। ऐसे कार्य करता है अमिगडाला और ऐसे कार्य करता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक ब्रेन होता है। अब हम सरल भाषा में समझते हैं कि अब तक हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या पढ़ा और क्या निष्कर्ष निकाला। हमने निष्कर्ष निकाला, सबसे पहला स्टेप ये रहा होगा कि डिजिटल रूप से हिप्नोटिज्म का शिकार हो चुकी थी ये तीनों के तीनों बच्चियां। डिजिटल रूप से ये काल्पनिक दुनिया में खो चुकी थी और उसी को असली दुनिया समझ बैठी थी। ये जो सोशल मीडिया है या कहो कि गेमिंग है, ये इसका एल्गोरिदम ऐसे ही डिजाइन किया हुआ होता है कि ये ब्रेन को हैक कर लेता है। ये हमारे लिए सबसे घातक चीज है। यदि हम अपने बच्चों को इससे नहीं बचा पाए तो हमारा ब्रेन हैक हो जाता है। और ब्रेन हैक हम इसको सामान्य ना ले, हम इसको सामान्य बिल्कुल भी ना ले। किसी व्यक्ति का ब्रेन हैक हो जाना, कई बार हमारा मोबाइल हैक हो जाता है, रसिया में बैठे हुए लोग हमारे मोबाइल का यूज करने लगते हैं, हम त्रस्त हो जाते हैं कि कैसे हमारा मोबाइल हैक हो गया, क्या क्या चीजें छिन जाएगी। और हम इस चीज से अवेयर नहीं है कि हमारे बच्चे का ब्रेन ही हैक हो चुका है, दिमाग ही हैक हो चुका है, कोई और उसको चला रहा है। स्वयं बच्चा नहीं चला रहा, ना हम चला पा रहे हैं। कौन चलाता है? कोई अलग दुनिया में बैठे हुए लोग।
तो ऐसी दुनिया से हमने अपने बच्चों को बचाना है। ब्रेन हैकिंग के मामले बहुत है इस दुनिया में, उसको बचाना है। इसलिए मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अवेयरनेस को जागृत करना, अवेयरनेस को फैलाना। दूसरा है साझा मनोविकृति। तो साइकोलॉजी में एक साझा मनोविकृति होती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से प्रभावित होता है, इसको हम शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। ये एक मनोविकृति है, ये एक बीमारी है, एक दूसरे से प्रभावित हो जाना, ये बीमारी है। तो 16 साल के बच्चे ने सिग्नल दिए, 12 साल के बच्चे को सिग्नल दिए, 14 साल के बच्चे को, और वे सारे के सारे एक तरह से डिसीजन लेने लगे, सारे के सारे एक तरह से डिसीजन लेने लगे। तो सबने एक साथ मन बनाया छत से कूदने का, और छत से कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अब बात करते हैं साइंस की। ये हमारा न्यूरो साइंस कैसे काम करता है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, जो ब्रेक का काम करता है, और अमेगडोला जो फरारी के इंजन का काम करता है। अमेगडोला पूरी तरह से विकसित होता है, ब्रेक अविकसित होता है, तो ब्रेक लग नहीं पाया, और ऊपर से बच्चियों ने छलांग लगाने का निर्णय ले लिया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो साइंस यानी कि विज्ञान और मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, इसके ऊपर आज मैंने भरपूर जानकारी दी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि साइंस और मनोविज्ञान किस तरह से काम करते हैं, और हम अपने बच्चों को किस तरह से इनके दुष्परिणामों से, इनके भयंकर दुष्परिणामों से बचा सकते हैं। निश्चित रूप से आज से ही बड़े भी और बच्चे निश्चित रूप से उनको गेमिंग की तरफ ना जाने दें, सोशल मीडिया की तरफ ना जाने दें। दुनिया के कई देशों ने सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए 16 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उन पर 16 साल नहीं 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उन पर बैन लगाया हुआ है। सोशल मीडिया वो नहीं चला सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अभी चल रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस तरह के डिजिटल गेम पर भी और सोशल मीडिया पर भी। हम खुद भी प्रभावित होते हैं, हमारे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, और निर्णय कुछ अलग ही होते हैं। तो आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णय कुछ और होंगे।